तोड़मल जी के 2 कार्यकाल में लगातार कांग्रेस का आरोप है कि 3 कार्य ज्यादा हुए हैं। एक तो टैंकर, एक यात्री प्रतीक्षालय और एक जैसे गवर्नमेंट ये शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में एक बुक आती है, वो बुक देना। तो इन 3 चीजों पर उन्होंने ज्यादा गौर किया है क्योंकि कमीशन भी सबसे ज्यादा उन पे मिलता है। ये कांग्रेस का आरोप है, क्या सच है? रोडमल जी के 10 साल के कार्यकाल पे भी बहुत बड़े बड़े गंभीर आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है कि रोडमल जी ने कुछ नहीं किया है क्षेत्र के लिए, केवल उनके लिए जमीन उन्होंने एकत्रित की है, कहीं से हड़पी है, कहीं से लोगों से छुड़ाई है, गरीबों से। ऐसे कई गंभीर आरोप आम सभाएं भी होती है कांग्रेस की, उनमें भी मैंने भी सुना है खुद। कहा यह जाता है कि राजगढ़ जिले की जो सीट है वो नॉर्मल बताई जाती थी, लेकिन अब हॉट हो गई है। वो इसलिए हो गई है क्योंकि तीसरी बार के जो लोकसभा प्रत्याशी रोडमल जी नागर है, उनके सामने दिग्गी राजा यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश में। लगातार वो 10 सालों तक मुख्यमंत्री रहे और 10 सालों तक सांसद रहे हैं। उस हिसाब से उनको गहरा अनुभव है राजगढ़ जिले का। और उसके बाद उन्होंने राज्य किया है, जनता के बीच में अपना जो व्यवहार है वो बरकरार रखा है और गांव गांव भी जा रहे हैं 77 साल की उम्र में। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को डर है, इसलिए बड़े बड़े नेताओं को यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया उन्होंने। मैंने सुना है कि योगी जी का भी यहाँ दौरा है। उसके बाद मुख्यमंत्री आ चुके हैं, 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री आ चुके हैं, शिवराज सिंह जी चौहान। तो क्या लगता है, इस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी स्वयं उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता उनके नाम पर वोट मांग रहा है। इस प्रकार से रोडमल जी नागर अपने नाम पे क्यों वोट नहीं मांग रहे हैं? क्यों वो मोदी जी को सामने वोट करके मांग रहे हैं? जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेजस लाइव। मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, जैसे कि आप जानते ही हैं, राजगढ़ में 7 मई को चुनाव है और चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो भी बढ़ी हुई है, सियासत भी गरमाई हुई है। अब राजगढ़ जिले में क्या होने वाला है आप सभी जानते ही हैं। लगातार तेजस लाइव के माध्यम से आप चुनावी चौपाले और व्यक्तिगत चर्चाएं भी सुन रहे होंगे, इंटरव्यू भी सुन रहे होंगे। तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये जो राजगढ़ जिले की जो सीट है ये किसके खाते में जाने वाली है। इसी से संबंधित हम आज भाई साहब से चर्चा करने वाले हैं। जगदीश जी नागर जुड़े हुए हैं, सांसद प्रतिनिधि भी है भारतीय जनता पार्टी से। तो आइए चर्चा करते हैं उनसे। सबसे पहले तो तेजस पे स्वागत है भाई साहब आपका। ये जो पहला सवाल है मैं आपकी तरफ फेंक रहा हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है क्या बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, क्योंकि सामने दिग्गी राजा है। दिग्गी राजा के आने से ये चुनाव बड़ा रोचक हो गया और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाने जा रही है। ऐतिहासिक वोटों से हम पहली बार में जितने वोटों से जीते थे उसके बाद दूसरी बार फिर हमने रिकॉर्ड तोड़ा और तीसरी बार भी हम रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं और ऐतिहासिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र को चुनाव जीतने जा रही है। और ये सब जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, राम को चाहने वाले और राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने वाले लोगों के बीच का चुनाव है। जनता जनार्दन अच्छी तरह से जानती है, अपना मन मानस बना चुकी है और 7 तारीख को ऐतिहासिक वोटों से मतदान भी होगा और चुनाव भी अच्छे वोटों से हम जीतने वाले हैं। कहा यह जाता है कि राजगढ़ जिले की जो सीट है वो नॉर्मल बताई जाती थी, लेकिन अब हॉट हो गई है। वो इसलिए हो गई है क्योंकि तीसरी बार के जो लोकसभा प्रत्याशी रोडमल जी नागर है, उनके सामने दिग्गी राजा यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश में। लगातार वो 10 सालों तक मुख्यमंत्री रहे और 10 सालों तक सांसद रहे हैं। उस हिसाब से उनको गहरा अनुभव है राजगढ़ जिले का। और उसके बाद उन्होंने राज्य किया है, जनता के बीच में अपना जो व्यवहार है वो बरकरार रखा है और गांव गांव भी जा रहे हैं 77 साल की उम्र में। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को डर है, इसलिए बड़े बड़े नेताओं को यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया उन्होंने। मैंने सुना है कि योगी जी का भी यहाँ दौरा है। उसके बाद मुख्यमंत्री आ चुके हैं, 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री आ चुके हैं, शिवराज सिंह जी चौहान। तो क्या लगता है? दिग्गी राजा का अब जो पहले 10 साल पहले नेटवर्क था और जो उनकी कार्यप्रणाली है उसके कारण उनका राजगढ़ जिले में अस्तित्व कोई बचा नहीं। लंबे समय से वो राजगढ़ जिले से दूर रहे और राजगढ़ जिले के नाम से उन्हें राजनीति की रोटियां सेकी है, ये बात सही है। और मिस्टर बंटाडार के नाम से वो जाने जाते। राजगढ़ जिले का नाम उन पर लगने के बाद भी एक भी ऐसी योजना नहीं है जो राजगढ़ जिले को उन्होंने सौगात के रूप में दी हो। केवल और केवल राजगढ़ जिले का नाम का उपयोग किया और अब उनका सारा स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। उनका नीचे कार्यकर्ताओं के बीच में कोई ऐसा जुड़ाव नहीं है, जनता जनार्दन से ऐसा कोई जुड़ाव नहीं है। वो उनके 10 साल के कार्यकाल में जो इस राजगढ़ जिले ने दंश झेला है, हर गांव में विवाद करे, पट्टे बांटने के नाम पर कि अच्छे गांव के मुखिया, पटेल, पूर्व सरपंच, सरपंच और गांव के गांव पर जुर्माना लगाने का काम भी दिग्विजय सिंह ने किया। वो लोग भूल नहीं रहे। इसलिए दिग्विजय सिंह जी के आने के बाद ये चुनाव रोचक तो हुआ है, परंतु हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आसान हो गया। दूसरा कोई होता तो हो सकता है थोड़ा बहुत हम लीड कम करते, परंतु दिग्विजय सिंह जी के आने के बाद तो ऐतिहासिक लीड हमें मिलने जा रही है। ये विश्वास के साथ वो जनता जनार्दन का जो फीडबैक हमें प्राप्त हो रहा है उसके कारण हमें मिल रहा है। और ये राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र क्योंकि दिग्विजय सिंह के नाम से भले ही वो जानी जाती हो या वो समझते हो कि दिग्विजय सिंह को बड़ा नाम है, और मैं समझता हूँ ये कोई बड़ा नाम नहीं है।
और ये चुनाव हमारे लिए दिग्विजय सिंह जी के आने के बाद और आसान हो गया है। रोडमल जी के 10 साल के कार्यकाल पे भी बहुत बड़े बड़े गंभीर आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है कि रोडमल जी ने कुछ नहीं किया है क्षेत्र के लिए, केवल उनके लिए जमीन उन्होंने एकत्रित की है, कहीं से हड़पी है, कहीं से लोगों से छुड़ाई है, गरीबों से। ऐसे कई गंभीर आरोप आम सभाएं भी होती है कांग्रेस की, उनमें भी मैंने भी सुना है खुद। अभी हमने एक एफआईआर दर्ज करवाई है लोकसभा चुनाव कार्यालय के माध्यम से, और हमने ये बोला है कि आप इस प्रकार के अनर्गल आरोप जो लगाते हैं, 3,500 बीघा जमीन, राजगढ़ जिले में 3,500 बीघा जमीन कहां से मिल जाएगी, आप विचार करिए। ये मनगढ़ंत आरोप है उनको बदनाम करने के लिए। रोडमल नागर जी अनुशासित व्यक्ति हैं, संघ से निकल के आए हैं, उनकी भाषा थोड़ी तीखी हो सकती है, परंतु उनके मन में ऐसे कोई भाव नहीं होते हैं। जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं गलत बोल रहे हैं, किसी का अपमान कर दिया, बाकी ऐसा नहीं है। बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। उस राजगढ़ जिले को सौगात के रूप में कई बड़े आयाम उनने खड़े किए हैं। हर घर में नल, हर खेत को जल, ये बड़ी 2 परियोजनाएं, 3 परियोजनाएं हमारी और आई है, आप सब जानते हैं पत्रकार बंधु। मेडिकल कॉलेज इस राजगढ़ जिले को सौगात के रूप में उन्होंने दिया। दिन रात मेहनत करते हैं, और राजगढ़ जिला कैसे राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र पिछड़े से हटकर एक उन्नतिशील जिला बने, उन्नतिशील लोकसभा क्षेत्र बने, इसके लिए अनवरत वो काम करते रहते हैं। अब कुछ लोग क्या है कि विरोधी है तो इस प्रकार के आरोप लगाते रहते, 20 वेयर हाउस बन गए, 3,500 बीघा जमीन खरीद ली। ये कांग्रेस का मनगढ़ंत आरोप है, वो सिद्ध करके बता दे कि 3,500 बीघा जमीन है कहां। उनके पास जो पैतृक संपत्ति थी, अब स्वाभाविक रूप से हम सब प्रोग्रेस कर रहे हैं, उन्होंने अगर थोड़ी बहुत खरीद भी ली है 5-25 बीघा, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु इस प्रकार का आरोप लगाना यह निराधार और निरर्थक है, और इस प्रकार से जनता को गुमराह करना ठीक भी नहीं है। हमने इसके खिलाफ जो लोग इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, एफआईआर करने का हमने निवेदन किया है थाने में। तो ये सब निराधार आरोप है, मैं समझता हूँ। रोडमल जी के 2 कार्यकाल में लगातार कांग्रेस का आरोप है कि 3 कार्य ज्यादा हुए हैं। एक तो टैंकर, एक यात्री प्रतीक्षालय, और एक जैसे गवर्नमेंट ये शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में एक बुक आती है, वो बुक देना। तो इन 3 चीजों पर उन्होंने ज्यादा गौर किया है, क्योंकि कमीशन भी सबसे ज्यादा उन पे मिलता है। ये कांग्रेस का आरोप है, क्या सच है? अब ये मुझे ये बताइए कि टैंकर जब दिए जाते हैं या कोई यात्री प्रतीक्षालय बना है, उसका सरकार का एक नियम होता है, उसकी एक एजेंसी होती है, वो तय करती है कितने पैसे में वो बनने वाला है। इसलिए भ्रष्टाचार कहां से हो गया? एजेंसी जब सरकार की बना के देगी तो उसमें भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। रही बात टैंकर और प्रतीक्षालय की, तो ये मूलभूत आवश्यकता थी। हम जाते हैं रोड के किनारे अगर बैठे हैं तो वहाँ यात्री प्रतीक्षा के लिए धूप में, गर्मी में, बरसात में लोग परेशान होते थे। सब लोगों की डिमांड आई, कार्यकर्ताओं ने बोला, इस प्रकार का स्ट्रक्चर खड़ा करा। अब पानी की समस्या, चूंकि अब तो समस्या सॉल्व होने वाली है, परंतु इसके पहले की अगर स्थिति देखें तो गांव में कोई कार्यक्रम हो, बड़ा कोई भंडारा हो, शादी ब्याह हो, तो टैंकर की बड़ी समस्या आती थी, और गर्मी में तो विकराल रूप राजगढ़ जिला कर लेता था। इसलिए सब कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया कि ये भी आवश्यकता है, टैंकर बनना चाहिए। तो सरकार की एजेंसी के माध्यम से ये सारी चीजें बनाई है, वो नीचे तक उसको देने का प्रयास किया है। उसमें भ्रष्टाचार कहां से हो गया? अब ये तो जिनकी जिनकी दृष्टि ऐसी है कि उनको ऐसा लगता है कि हमने तो काम जीवन भर यही किया, इसलिए उनको लगता है कि यहाँ भी ऐसा ही हुआ होगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी जो प्रोसेस होता है गवर्नमेंट का, उसके अनुरूप ये सारे काम हुए हैं, कोई भ्रष्टाचार उसमें होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस का एक और गंभीर आरोप है कि सांसद जी जो हैं, उनका एक भी काम स्वयं का बता दे कि मैं ये केंद्र से लेके आया हूं, तो हम उनकी चुनौती मानने के लिए तैयार हैं। सांसद सरकार का प्रतिनिधि होता है, और कोई भी काम सरकार जब वहां प्लान तैयार करती तो उसको लेके आने का काम सांसद का होता है। मोहनपुरा, कुंडालिया और भी बड़ी परियोजना है, वो दिल्ली से लेके आए हैं, ये उनके खाते में जाता है। मेडिकल कॉलेज वो लेके आए, दूसरा कोई सांसद बता दे, या आप यहाँ 25 साल तक सांसद रहे, आपके भाई रहे, आप स्वयं सांसद रहे, आपको ये काम बता दो। सरकार की योजनाओं को दिल्ली से लेकर हमारे लोकसभा क्षेत्र में लाना, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने सांसद है, कि सीनियर सांसद है, उसके बाद उन योजनाओं को यहाँ तक लाना, ये उपलब्धि किसके खाते में जाएगी? सांसद ही खाते में जाएगी। ये बड़े बड़े काम, अब जैसे हमारे जो युवा बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग के लिए जो हमारा प्रोसेस होता है उसके अनुरूप, जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह, ये पूरे जिले को उन्होंने दिया है। एक बड़ा कॉलेज यहाँ मिला है, मेडिकल कॉलेज यहाँ बहुत बड़ा बनने वाला है, बनी गया है, बिल्डिंग तो बनी गई है, उसका स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। ये सिंचाई परियोजना का मामला हो, रोड डेवलपमेंट का मामला हो, रोडों के लिए भी बहुत काम माननीय सांसद जी ने किया। वो लगातार मेहनत करते हैं, और दिल्ली में कैसे उसको लेके आया जाए, ये उनकी बुद्धिमत्ता से वो राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र को उन्होंने दिया है। वो ये सारे के सारे काम उनके खाते में जाते हैं। कांग्रेस वाले बोलते हैं कि उनका व्यक्तिगत क्या, व्यक्तिगत तो कुछ नहीं होता भैया। अब सरपंच गांव का बनता है, वो सरपंच अगर कोई काम लेके आता है तो हम बोलते हैं कि भैया सरपंच ने क्या किया, तो वो जो वहां से योजनाएं लेके आएगा उसको संचालित नीचे करेगा। अब संडावता की हम बात करें, संडावता के आरोप लगते हैं, उसको उन्होंने सांसद आदर्श गांव बनाने का प्रयास किया, अभिनव प्रयास किया, बहुत पैसा भी आया, काम भी हुआ है। अब वो हो सकता है जो एजेंसियां काम कर रही थी वो उसको ठीक से नहीं कर पाई, उसमें सांसद जी का दोष है। जो एजेंसी जिसको काम करना चाहिए ईमानदारी से, वो नहीं कर पाई तो ठीक है, परंतु उन्होंने तो पूरा प्रयास किया कि सांसद आदर्श गांव के अंतर्गत
संडावता अच्छा डेवलपमेंट करे, उसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया। हमको तो उसमें उसकी सहभागिता हमारी भी रही, हमने भी उनसे जो बोला उनने पूरा मेहनत के साथ में वो काम दिया हमें। परंतु नीचे वो हो सकता है धरातल पे कोई उसमें कमी रही हो, परंतु सांसद जी ने पूरे मन और लगन से इस लोकसभा क्षेत्र में लगातार काम करने का प्रयास किया और दिल्ली में रह के वो मेहनत भी करते हैं, वो योजनाओं को नीचे तक फॉलो करने का काम भी माननीय सांसद जी करते हैं। जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी स्वयं उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता उनके नाम पर वोट मांग रहा है, इस प्रकार से रोडमल जी नागर अपने नाम पे क्यों वोट नहीं मांग रहे हैं? क्यों यही वो मोदी जी को सामने वोट करके मांग रहे हैं? यही तो कांग्रेस और भाजपा में अंतर है। कांग्रेस व्यक्तिवाद पे चलती है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करता है, यहाँ व्यक्ति गौण हो जाता है। रोडमल नागर जी कोई व्यक्ति का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ रहा है। आदरणीय मोदी जी विश्व के सबसे बड़े नेता है, हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता है, लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, उनके नाम का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी कुछ कर रही है तो उसमें क्या गलत? वो खुद बोलते हैं, रोडमल जी मंच पे बोला, भाषणों में बोला कि कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, कोई रोडमल नागर चुनाव नहीं लड़ रहा है। और हम भी ये मानते हैं कि रोडमल नागर जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारा संगठन, हमारा जो भारत का नेतृत्व है वो चुनाव लड़ रहा है, उसी के दम पे हम जनता के बीच में जा रहे हैं। वो आमूलचूल परिवर्तन करने का काम हमारी सरकार ने किया है, वो प्रदेश का मामला हो, केंद्र का मामला हो, ऐसी योजना है जो हर घर के एक एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लेके आए। ऐसी योजना हमने बनाई तो उसकी बात करने में दिक्कत क्या है? अब कांग्रेस का बस यही तो लफड़ा है, कांग्रेस ने व्यक्ति को खड़ा करने के बाद कांग्रेस का संगठन खत्म हो गया। अब हम सोचते हैं कि जैसे कांग्रेस की सरकार आएगी तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बच्चा बच्चा जानता है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा कोई चौथा आदमी सोच ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री की बात आ जाए, सांसद जी की बात आ जाए तो वही दिग्विजय सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी, प्रियवत सिंह जी, अन्य जो भी हैं, इसके अलावा कोई चौथा आदमी सोच ही नहीं सकता। परंतु भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता भी कब क्या बन जाए ये संगठन तय करता है और उसकी प्रतिभा के अनुसार उसको काम दिया जाता है। ये संगठन का बहुत बड़ा अंतर है। हमारे पास संगठन नीचे तक खड़ा हुआ है, मतदान केंद्र से लेकर दिल्ली तक। और आज भारतीय जनता पार्टी 18 करोड़ सदस्यों की बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारा संगठन, हमारे कार्यकर्ता और हमारा राष्ट्रवादी विचारों से जुड़ा ओतप्रोत कार्यकर्ता यही चुनाव लड़ता है। कांग्रेस में हो सकता है व्यक्ति चुनाव लड़ता हो, हमारे यहाँ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, हमारे संगठन का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। जैसे हमारी टीम फील्ड में जाती है तो लगातार लोगों से मिलती रहती है। एक मुद्दा ये भी निकल के आया कि रोडमल जी जो हैं तीसरी बार के लोकसभा प्रत्याशी, वो लोगों के बीच में अधिकतर जाते नहीं है, उनके कार्यकाल में मिलते नहीं है, इस वजह से भी कुछ लोग रूठते हैं उनसे। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसके पहले भी सांसद रहे, वो कितने गए क्षेत्र में? सांसद की एक गरिमा होती है, मर्यादा होती है, उनको दिल्ली में भी काम देखना होता है, लोकसभा चलती है, उसके बाद समितियों में जाना पड़ता है और कहीं टूर पे चले जाते हैं तो बहुत कम समय मिलता है। फिर भी मैं समझता हूँ इस उम्र में भी आदरणीय रोडमल नागर जी ने लगातार प्रयास किया है, नीचे तक जाने की कोशिश भी की है। हो सकता है कुछ अपवाद स्वरूप कोई गांव अगर छूट गया, क्योंकि इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, 8 विधानसभा है, सब जगह में पहुंच जाए संभव नहीं है, परंतु फिर भी बहुत मेहनत करते हैं। मैं तो अपनी बात करूं, मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाता जितना आदरणीय रोडमल नागर जी इस उम्र में भी लगातार वो सवेरे से जल्दी उठ के देर रात तक काम करने का प्रयास करते हैं। परंतु समय की मर्यादा है, उस समय के हिसाब से उनको चलना पड़ता है, इसलिए सबके कार्यक्रमों में उपस्थित हो जाए ये जरूरी नहीं है। और उससे होता भी क्या है, एक सांसद की गरिमा है, उनको दिल्ली से योजनाएं लेके और नीचे तक फॉलो करना ये उनका महत्वपूर्ण काम है। या बैठे बैठे अगर यही काम करते रहे तो फिर योजनाएं कैसे आएगी? हर घर में नल कैसे आएगा? हर घर, हर खेत को जल कैसे मिलेगा? मेडिकल कॉलेज, ये बड़ी रेलवे की सौगात बड़ी, ये सारी योजनाएं दिल्ली से वो लेके आए, वो इसलिए हमने उनको चुन के भेजा है। तो धारा 370 में जब वोट देने का काम आया, आदरणीय रोडमल नागर जी ने हाथ खड़ा करके इस राजगढ़ जिले की गरिमा बढ़ाई है, तो उनका काम बड़ा दिल्ली का है। नीचे ये कार्यक्रम तो विधायक हैं, जनपद अध्यक्ष है, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम मंडल संगठन के लोग हैं, हम करते ही हैं और उसके बाद भी वो प्रयास पूरा करते हैं जाने आने का, ऐसी कोई बात भी नहीं है। ये तो निराधार आरोप है कांग्रेस के और ये चुनाव में इस प्रकार की बातें चलती है। बाकी मैं समझता हूँ वो बहुत मेहनती और ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति और नेता है। पार्टी में कई बड़े बड़े लोग थे, टिकट लेने के लिए मांग भी थी उनकी, पार्टी से मांगा भी था, लेकिन रोडमल जी को ही क्यों तीसरी बार? रोडमल नागर जी का जो काम करने का तरीका है, केंद्रीय नेतृत्व ने जब उनके बारे में विश्लेषण किया, उसको समझा, कई प्रकार की एजेंसियों ने काम करा। अब ये तो देखो, मैं कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता सोच नहीं सकता। मैं भी सोचता था कि मैं सांसद बनूं, परंतु पार्टी के उस फीडबैक में मैं नहीं आ पाया, उस स्ट्रक्चर में मैं खड़ा नहीं हो पाया। या और मेरे जैसे और सीनियर नेता है जो चाहते थे कि वो सांसद बने, परंतु केंद्रीय नेतृत्व जो अपना मापदंड तय किया, उसमें आदरणीय रोडमल नागर जी का पुनः फिर वही नाम आया इसी प्रकार का, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है वो केंद्रीय नेतृत्व को समझ में आई, इसलिए टिकट दे दिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और टिकट मांगना ये हर कार्यकर्ता का अधिकार है, वो मेरा भी है, बाकी और बहुत सारे पंक्ति में लोग खड़े थे उनका भी है। परंतु नेतृत्व ने जो तय किया वो हमारा नेता, और वो जो निर्णय कर दिया उसको हम स्वीकार करते हैं। एक एक कार्यकर्ता स्वीकार करता है, इस प्रकार की कोई बातें आती नहीं, कांग्रेस में जरूर आती, हमारे यहाँ जो तय हो जाता है उसको हम सब कार्यकर्ता मान लेता है।
एक लास्ट सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से उनका नारा बन गया है कि अब की बार 400 पार, लेकिन कांग्रेस उधर कहती है कि अब की बार हम 400 पार नहीं निकलने देंगे, हम उनको इधर ही रख लेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नारा दिया है, ये जनता जनार्दन के मन और मस्तिष्क में बैठा हुआ नारा है और अब की बार 400 पार हम करने वाले हैं। पूरे देश में एक वातावरण बना हुआ है। बच्चा बच्चा ये चाहता है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश का नेतृत्व करें और अब की बार 400 पार हम करेंगे और फिर एक बार मोदी सरकार का हमारा जो नारा है वो बिल्कुल सटीक बैठने वाला है। वो कांग्रेस तो औंधे मुंह गिरने वाली है। कांग्रेस के पास कोई नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। कांग्रेस में इन्हें गिने लोग हैं, वो भी वृद्ध हो चुके हैं, उनकी कोई सोच नहीं है क्या वो करने वाले हैं जनता जनार्दन के लिए, उनके पास कोई प्लान नहीं है। जनता क्यों वोट दे? आप राम का निमंत्रण, राम जी के मंदिर का जब निमंत्रण नहीं आया तो आप लोग बोल रहे थे कि निमंत्रण हमें दिया ही नहीं। जब निमंत्रण दे दिया तो आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। अरे भगवान राम भारतीय जनता पार्टी कैसे हो सकते हैं? आपसे किसी ने मना करा क्या? परंतु ये कांग्रेस समझ नहीं पाती उसको करना क्या। उसके एडवाइजर लोग जो हैं वो अलग अलग प्रकार की राय देके कांग्रेस पार्टी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और ऐसे काम वो खड़े कर रहे हैं जनता से दूर होने का काम। अब राम के अस्तित्व पर आप प्रश्न उठा रहे हो और अभी आप कह रहे हो कि हम तो राम जी के भगत हैं, तो ये दो मुही बात कैसे? जनता जनार्दन सब समझती है। सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, आप सब पत्रकार लोग बैठे हैं, एक एक चीज तत्काल दिल्ली, भोपाल या नीचे आम जनमानस में भी हो, तत्काल वो वायरल हो जाती है, सब लोग समझ जाते हैं। इसलिए कांग्रेस की जो दोहरी पॉलिसी है वही कांग्रेस के अस्तित्व को मिटाने का काम कर रही है। इसलिए एक हमारा जो सोच, हमने जब भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ उससे हमने कहा था कि धारा 370 हम हटाएंगे। हमारा लक्ष्य अधिक था, हमने जब मौका मिला उसको हटाया। हमने कहा था राम मंदिर हम बनाएंगे, वो जो सरकार का प्रोसेस था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ट्रस्ट बनाकर हमने उसका रास्ता साफ किया और राम मंदिर बना। ये हमारे लक्ष्य है। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल हो अपना लक्ष्य निर्धारित करके अगर काम करेगा तो जनता समझती है कि यार ये जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिए हैं उस संकल्प को पूरा करने का काम किया है। आने वाले समय में समान नागरिक संहिता हो या और भी बड़े इश्यू जो पार्टी ने तय कर रखे हैं उन सबको पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। और जनमानस में ये भाव है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। और योजनाओं का मामला हो या हमारे जो लक्ष्य निर्धारित करें हमने वो मामले हो, हम अनवरत उस पर काम करते हैं, सोचते हैं, उससे कभी अडिग नहीं होते हैं। यही हमारा लक्ष्य है, ये इसीलिए हम जनता से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।